गुड मॉर्निंग। सो ये हमारी 75 डेज वाली सीरीज है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सोनेट ऑन सोनेट और इस्कॉन नॉट द सोनेट पब्लिश इन। ओके, हमें इसका ईयर बताना है। ओके, तो ये पब्लिश हुआ था 1827 में। ओके, और ये लिखा किसने है? ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और इसमें कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इस्कॉन नॉट द सोनेट। इस्कॉन मतलब घृणा, सोनेट से घृणा मत करो। ओके, और उन्होंने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्लियरली कि आई अडोर शेक्सपियर सोनेट। मैं शेक्सपियर के सोनेट को क्या करता हूँ? अडोर करता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द न्यूमरस सन ऑफ रूसो? किसने कहा वर्ड्सवर्थ को कि वो क्या है? न्यूमरस सन है किसके? रूसो की। अब आपको पता होगा कि रूसो ने क्या बोला है? रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। ओके, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किसके बारे में लिखा है? नेचर के बारे में लिखा है, तो इसलिए उन्होंने कहा है। अब कहा किसने? हमें ये याद रखना है। तो वो कहा है लेगोइस ने। ओके ओके, और लेगोइस ने जो वर्ड्सवर्थ का प्रलूड है उसके बारे में बोला है द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोम। ओके, हमें ये भी याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रलूड को यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोम किसने बोला है, तो वो बोला है इन्होंने लेगोइस ने। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेज वर्ड्सवर्थ पोयम, जो वर्ड्सवर्थ की पोम्स है ना, वो क्या है? मेडिसिन है फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मेरे माइंड की स्थिति के लिए, माइंड की स्टेट के लिए वो क्या है? एक दवाई का काम करती हैं। ये किसने बोला है? जॉन स्टुअर्ट मिल। ओके, आपने देखा होगा 5 से 6 क्वेश्चन, इनफैक्ट मैंने कम बोला है, 8 से 10 क्वेश्चन इसी से आते हैं कि ये स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने दिया है, शेक्सपियर के लिए ऐसा किसने बोला है, मिल्टन के लिए किसने बोला है। ओके, तो हमें याद करना होगा। ओके, नेक्स्ट। हु पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स? किसने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया? एंड अदर वर्क ऑफ सदी एंड कॉलरिज, किसने किया है? तो ये क्या है? जोसेफ कॉटल ने। ओके, अब मैं आपको बता दूं, ये जो जोसेफ कॉटल हैं इनको जाना जाता है एज द पब्लिशर ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798। आपको पता ही है लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश हुए थे। ओके, और वो उन्होंने पब्लिश किया है वर्ड्सवर्थ का वर्क, ओके, कॉलरिज का, सदी का, जो उस समय के रोमांटिक पोएट्स थे। ओके, चार्ल्स लैम का, है ना। ओके, याद रखना है। और जोसेफ कॉटल ने ही जो वो हैं थॉमस चैटरटन, उनका भी एक एडिशन प्रोड्यूस किया था। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पॉइंट्स आउट, किसने पॉइंट आउट किया है कि रोमांटिक मूवमेंट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस रेदर देन इस्टेब्लिश रूल। ओके, तो किसने कहा है कि जो रोमांटिक मूवमेंट है ना वो एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल जीनियस, जैसे इस्टेब्लिश रूल थे पहले के, उनको फॉलो ना करके उन्होंने अपना जो हमारा इंडिविजुअल थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस किया है। अब आप देखो, वर्ड्सवर्थ हैं, रोमांटिक पोएट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें उनको इंडिविजुअली नेचर पसंद था, तो उन्होंने नेचर को प्रमोट किया। ओके, कॉलरिज हैं, उन्होंने क्या किया? सुपरनेचुरल थीम पे वर्क लिखे। ओके, तो ये क्या हुआ? इंडिविजुअल हुआ ना, उन्होंने अपना जो इंडिविजुअल जीनियस था उसको एक्सप्रेस किया रेदर देन इस्टेब्लिश रूल। ओके, उनको फॉलो करने के बजाय। ओके, तो ये स्टेटमेंट किसका है? विलियम जे लोंग का, और बिल्कुल सही कहा है विलियम जे लोंग ने, ऐसा ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नटिंग हाउ मैनी सीजन रीअपियर द बॉयलेट्स ऑफ 5 सीजन। ओके, मैं बताना था कि जो नटिंग है किसकी लिखी हुई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। उसमें कितने सीजन रीअपियर हुए हैं? ओके, अब जैसे ये वर्क है नटिंग, ज़्यादा वो भी नहीं है ये पॉपुलर फेमस जैसे वर्ड्सवर्थ के और वर्क हैं डैफोडिल्स वगैरह। लेकिन अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे, तो हमें हमें उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि जो नटिंग है उसमें कितने सीज़न आए हैं। तो द वायलेट्स ऑफ 5 सीज़न। ओके ओके, जो ये नटिंग है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है वर्ड्सवर्थ की। ओके, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने जो रिकाउंट किया है अपने यूथफुल मतलब एनकाउंटर विद नेचर। ओके, और आपको पता ही है वर्ड्सवर्थ ने नेचर की थीम पे ही अपने ऑलमोस्ट वर्क लिखे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसे अपॉन एपिथैप्स,
ओके। अब ऐसे अपॉन एपिटाफ किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, और हमें इसका ईयर भी याद करना होगा, हो सकता है ईयर आ जाए। लिखा कौन से ईयर में था? 1810 में। ओके, 1810 में था, याद रखना आपको ये भी। और ये इसलिए मेंशन किया है कि जैसे हमने ये वर्क है ऐसे अपॉन एपिटाफ्स, इसको सुना नहीं होगा। ओके, तो जो हमने सुने हैं वो कम पूछे जाते हैं कि, लेकिन जो हमने कम सुने हैं, मतलब जिनके बारे में हमें पता नहीं है, हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये वर्ड्सवर्थ का है या मिल्टन का है या शेक्सपियर का है, वो वर्क पूछ ले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे अपॉन एपिटाफ्स करके कुछ जो वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओके, समरी भी ना पता हो, एटलीस्ट वर्क का नाम तो पता ही हो कि किसका है। ओके, जैसे मैं आपको और बताती हूँ, रूथ वर्ड्सवर्थ का। ओके, सी वॉच फैंटम ऑफ डिलाइट, ये भी वर्ड्सवर्थ का है। सरप्राइज्ड बाय जॉय, ये भी वर्ड्सवर्थ का है। द फीमेल बैकग्राउंड, द फाउंटेन, द ग्रीन लिनेट, द इडियट बॉय, सिमोन ली। ओके, बार बार सारे वर्क्स को अपने माइंड में रिपीट करना है। ओके, जिससे याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्कस, कौन डिस्कस करता है? कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। अब बताओ कौन डिस्कस करता है? तो कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान, कौन डिस्कस करता है? और बैटल ऑफ हेवन किसके साथ? एडम के साथ। तो वो डिस्कस करता है राफेल। अब कौन से करेक्टर हैं? अब आपको पता चल गया होगा एडम के बारे में सुन के कि एडम राफेल कहाँ पे आए हैं? पैराडाइज लॉस्ट में। ओके, अब पैराडाइज लॉस्ट में जो राफेल है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। राफेल को ना भगवान ने, गॉड ने सेंड किया था, मतलब गॉड ने भेजा था उसको टू वार्न एडम अबाउट सैटर्न, कि वो एडम को वार्न कर दे किसके बारे में? सैटर्न के बारे में। ओके, और उसने वार्न किया भी था। ओके, और ये सब कॉस्मोलॉजी और बैटल वगैरह ये सब भी डिस्कस किसने किए हैं? राफेल ने। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड ए हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न? ओके, तो कौन था वो? अब्दील, अब्दील ने इसको क्या किया है? अब आप जो ये था ना, एब्डियल पढ़ लो आप इसको, या अब्दील पढ़ लो। ओके, तो जो ये एंजल था ना, इसको एक कंसिडर किया गया एक हीरो। क्यों? क्योंकि उसने आर्ग्यू किया किसके अगेंस्ट? सैटर्न के अगेंस्ट। ये सैटर्न की साइड में ही था। और अब मैं, अगर मान लो मैं सैटर्न की साइड में हूँ और मैं सैटर्न से ही आर्ग्यू करूँ, ओके, आर्ग्यू करूँ मतलब कि मतलब ये सब वार मतलब युद्ध वगैरह ठीक नहीं है, इस तरह से बोलूँ कि हम जो उनसे के साथ कर रहे हैं, किनके साथ? एडम के साथ, ये सब ठीक नहीं है। सैटर्न करता है ना युद्ध, तो मतलब, तो ये सब मैं करूँ तो एक वो हीरो ही कंसिडर किया जाएगा ना, कि मतलब मैं अपनी ही पार्टी से और अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट बोलूँ। ओके, और सामने वाले की क्या करूँ? अप्रिसिएट करूँ। इसलिए इसलिए इसको हीरो माना गया था। ओके, एप्रिल को। ओके, नेक्स्ट, विच डेविल एडवोकेट्स ए रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड? ओके, तो ये था मोलोच। ये जो मोलोच था ये थोड़ा डेविल था। ओके, डेविल कैसा था? एकदम रैश और मर्डरस, डेविल कह सकते हो आप इसको। और इसने आर्ग्यू किया पैंडेमोनियम में, पैंडेमोनियम जो था इनका। ओके, उसमें जो डेविल्स था ना, उसने उनसे कहा, मतलब कि कहा, क्या कहा कि हमें ना एक फिर से मतलब एक फुल वॉर करना चाहिए अगेंस्ट गॉड, भगवान के विरुद्ध, तो उसकी बात की थी किसने? किसने वकालत की थी? मोलोच ने। ओके ओके, अब ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट वाला टीजीटी देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आए थे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी से, मेमोयर से। ओके, तो हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे अब कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, कि एक सब डिवीज़न है किसी इपिक का, और नरेटिव पोम कंपेरेबल टू ए करेक्टर इन द नॉवल, उसको क्या बोलेंगे? ओके, तो उसको बोलेंगे कैंटो, सर्ग। सुना है आपने वर्ड सर्ग? जैसे रामायण में भी होते हैं। ठीक है, तो कैंटो क्या होता है? कैंटो जो है एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें जो सर्टेन लॉन्ग पोएम होती हैं ना, वो डिवाइडेड होती हैं। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जो दांते है, दांते का डिवाइन कॉमेडी, ओके, उसमें 100 कैंटोज हैं। ओके, इस तरह से जो डिवीज़न होता है, ओके, उसको कैंटो बोलेंगे, एक एपिक और नैरेटिव पोम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट हार्टेड सॉन्ग संग इन ए स्पिरिट ऑफ जॉय एट क्रिसमस टाइप, क्या कहा जाता है उसको? एक लाइट हार्टेड सॉन्ग
गाया जाता है खुशी में एट क्रिसमस टाइप, तो उसको बोलेंगे कैरोल। ओके, क्रिसमस कैरोल। ये एक ट्रेडिशनल होते हैं थोड़े, और विदाउट एक किसी स्पेशल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के बिना ही गाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द इमोशनल ओवरटोन्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। द इमोशनल ओवरटोन्स दैट वर्ड्स कैरी बियॉन्ड देयर डिक्शनरी डेफिनेशन। एक मैं आपको इसको बहुत अच्छे समझाती हूँ। जो ये इमोशनल होता है ना, हमसे इमोशनल अटैचमेंट चीज़ों से, तो उसे हम अपना नाम रख देते हैं, मतलब अपनी साइड से। ऐसे जो मीनिंग डिक्शनरी में हम नहीं, उनकी डेफिनेशन नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे वर्ड है, एक घर है होम, और होम को हम क्या कहें, होम को क्या बोलते हैं हम, कि हमारे लिए क्या है, ये सेफ्टी है, सिक्योरिटी है ना। दिस इज़ आवर होम, वार्म। आजकल जैसे एक नया ट्रेंड चला है कि हम पर्सन को क्या कहने लगे हैं, यू आर माई होम। ओके, एक व्यक्ति को ऐसे एड्रेस करने लगे हैं, जो हमारे सबसे क्लोज होता है। ओके, इसी तरह का जब हमको इमोशनल ओवरटोन्स जब हम कैरी करते हैं बियॉन्ड डिक्शनरी डेफिनेशन, डिक्शनरी में उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बस हम खुद से ही उसको इस तरह से बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कॉनोटेशन। ओके, ओके। नेक्स्ट, द ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज दैट ऑथर्स, जो ऑथर्स की चॉइस से जो वर्ड्स हैं रखे जाते हैं, मतलब किसी वर्क में, तो उसको जाना जाता है ऑथर्स का किस नाम से, डिक्शन। अगर आप डिक्शन को गूगल करोगे अभी, तो डिक्शन का मीनिंग आएगा शब्द चयन। ओके, और क्वेश्चन में भी यही है कि जो ऑथर चुनता है ना अपने वर्ड्स, जैसे मान लो सपोज दैट वर्ड्सवर्थ ने लिखा है नेचर के लिए, तो उसने खुद से वर्ड चूज़ किए हैं, डैफोडिल्स, इस तरह से इन प्याटी थिंग्स पे उन्होंने लिखा है। ओके, तो खुद से जब इस तरह का वर्ड्स चूज़ करना है, तो इस तरह को जो ऑथर है, उसको ऑथर को इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, डिक्शन कहा जाएगा। ओके, याद रखना है। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई राइटर क्रिटिसाइज करता है किसी दूसरे राइटर के वर्क को, तब वो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देता है कि डिक्शन इज़ हार्श। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि उसने जो वर्ड्स का कलेक्शन चूज किया है ना, वो कैसा है, हार्श है, मतलब सही चूज़ नहीं किया। ओके, तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डिक्शन क्या है। ओके, एनी कलेक्शन ऑफ लिटरेरी पीस ऑफ वेरियस ऑथर इज़ ए। ओके, कोई भी कलेक्शन लिटरेरी पीस का बाई वेरियस ऑथर, जो बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा मतलब चूज़ किया जाता है कोई कलेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं। ओके, तो उसको बोलेंगे एंथोलॉजी। ओके, अब एंथोलॉजी होता क्या है, एंथोलॉजी का मतलब अगर आप डिक्शनरी में करोगे, तो इसका मतलब होता है संकलन। संकलन समझ गए, मतलब कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है, लिटरेरी वर्क्स का कलेक्शन लेते हैं, चूज किया जाता है बाय द कंपाइलर। जैसे कि कलेक्शन किसका हो सकता है, प्ले का, पोम्स का, या शॉर्ट स्टोरी का, सॉन्ग, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बाय डिफरेंट ऑथर्स, अलग अलग ऑथर्स ने जो भी लिखा है। ओके, ओके। नेक्स्ट, द पनिशमेंट दैट ओवरलुक एंड बिफॉल द ट्रेजिक हीरो, क्या बोलते हैं उसको, नेमेसिस। आपने एक वर्ड सुना है, नियति, जब कभी कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो क्या बोलते हैं कि नियति को शायद ऐसा ही मंजूर था। होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स्ड है, मतलब होती है ना एक सुपरनेचुरल पावर जो हम सबको क्या कर रही है, हम सबको चला रही है, मतलब कुछ कोई तो है ना, भगवान। तो जो पनिशमेंट जो दिया जाता है, ओवरलुक एंड बिफॉल द ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो में जैसे मैकबेथ, मैकबेथ लास्ट में क्या होता है, मारा जाता है। इवन इफ हमें उससे थोड़ी सिंपैथी होती है क्योंकि वो प्ले का हीरो था, लेकिन उसे एक पनिशमेंट मिला, और एक उसकी हार हुई। तो मतलब कोई भी पनिशमेंट या किसी की हार जो डिज़र्व करता हो, दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड, और क्या नहीं किया सकता, उसे अवॉइड नहीं किया सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, नेमेसिस। ओके, नियति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब अगर मैकबेथ को आप सोचो खुद, अगर मैकबेथ को जो उससे लास्ट में मर गया है वो, अगर वो नहीं उसका दिखाते इस तरह का, तो फिर क्या होता, फिर तो एक गलत काम करने वाले की जीत हो जाती। ठीक है, तो इसलिए कुछ होता है ना कि जो क्या होता है, मस्ट होता है, ज़रूरी है, जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलता ही है। ओके, जो अवॉइड नहीं कह सकता, दैट कैन नॉट अवॉइड। ओके, नेक्स्ट, ए लाइन और स्टैंजा ऑफ पोइट्री विच बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम वर्ड। ओके, एक ऐसी लाइन या फिर कोई स्टैंजा पोइट्री का
जो शुरू होता है और एंड्स होता है विद द सेम वर्ड, एक ही शब्द से, जो स्टार्टिंग में है वही एंड में है, ओके, किसी लाइन का या फिर स्टैंजा का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्पेंटाइन वर्स, ओके। पोइट्री में होता है ये, जो एंडिंग में आता है और बिगनिंग में आता है, ओके, विद द सेम वर्ड, ओके। नेक्स्ट, वर्क्स दैट आर लेवल्ड, जिन पे लेवल लगा होता है कि ये क्लासिक वर्क है, ये ग्रेट बुक्स है, दैट आर फ्रिक्वेंटली टॉट, जो पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, और एंथोलॉजाइज, उनको क्या कहते हैं, ओके, उनको कहते हैं कैनन। आज हमने ये लिटरेरी के नए नए वर्ड सीखे हैं, ओके, डेफिनेशन कि किसका मतलब क्या है, ओके, तो उसको बोलेंगे कैनन। एक जैसे कोई जनरली एक्सेप्टेड रूल है, कोई स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड फिक्स है, और कोई मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत कह सकते हो, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बाय विच समथिंग इज जज्ड, ओके, जिसके द्वारा जज किया जाता है चीज़ों को, तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब यही हो गया कैनन, ठीक है। जैसे कोई क्लासिक बुक है, ग्रेट बुक है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, एपिक, तो इस पर एक लेवल लगा होता है क्लासिक का, ग्रेट बुक्स का, है ना, तो सिखाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे उसको क्या बोलेंगे, कैनन बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, द टर्म कॉमेडिया डल आर्ट्री मीन्स, इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं, फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड, क्या मतलब होता है उनका, तो जो ये टर्म है क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है कि कॉमेडी ऑफ द प्रोफेशनल एक्टर्स, ऐसी कॉमेडी किसकी, मतलब कॉमेडी किसकी, कॉमेडी ऑफ द प्रोफेशनल एक्टर्स, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशनल आयरनी। अब हमें डेफिनेशन देखनी है कि सिचुएशनल आयरनी होती क्या है, जब कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना सिचुएशन का, इज मच डिफरेंट देन द एक्चुअल रिजल्ट, जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उससे क्या होता है, अलग होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिचुएशनल आयरनी, ओके। मतलब हमने सोचा कुछ और था, अब आप देखो कभी कभी हम मूवी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें एंड में ये होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें किसी हीरो को मार देते हैं लास्ट में, या हीरोइन मर जाती है, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है ना सिचुएशन का, उससे अलग रिजल्ट आ जाता है, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, सिचुएशनल आयरनी, ओके। जो हम मतलब ऐसी आयरनी जिसमें कुछ ऐसा हो रहा होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट टू वॉट वॉज एक्सपेक्टेड, ओके, जो एक्सपेक्ट किया गया था। वैसे मैं आपको यहाँ की एग्जांपल दे सकती हूँ, बट छोड़ो, मूवी का है वो एग्जांपल, ओके। कैनिंग रिफर्स टू, अब कैनिंग किसको रेफर करते हैं, मेटाफोरिक कंपाउंड वर्ड यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, ऐसे मेटाफोरिक कंपाउंड वर्ड को जो यूज किए जाते थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में, जैसे एग्जांपल है आपका, एग्जांपल से आप समझ जाओगे, व्हेल पाथ, जैसे जो है व्हेल मछली उसका जो रास्ता है ना, या फिर स्वान रोड, तो वो हमने ये वर्ड जो है किसके लिए यूज़ किया अपनी पोइट्री में, सी के लिए, समुद्र के लिए, तो समुद्र के लिए कुछ इस तरह का वर्ड यूज कर दिया, व्हेल पाथ, ओके, स्वान रोड, तो ये क्या हुआ, ये कैनिंग हुआ, ओके। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो कौन सा हुआ यहाँ पे, कैनिंग हुआ। इस तरह का कोई एग्जांपल आता है तो आप समझ जाना कि ये कैनिंग का है, ओके। और आपने देखा होगा पोइट्री में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड का यूज़ हुआ है कि हम डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, बट राइटर के अकॉर्डिंग राइटर ने उस वर्ड को किसी और सेंस में यूज किया होगा, ओके, ओके। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द वर्ड वर्नाकुलर रिफर्स टू, अब वर्नाकुलर किसको रिफर्स करता है, यूजिंग द लैंग्वेज एंड हैबिट्स ऑफ द कॉमन मैन, आप इसे सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि स्थानीय भाषा, किसी क्षेत्र विशेष की भाषा को वर्नाकुलर कहेंगे, ओके। ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो, या हैबिट्स को यूज करना जो किसकी हो, कॉमन मैन की हो, ओके। थैंक यू।